नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंटेलिजेंस असेसमेंट के बाद अमरीकी नॉन सीरियस जो निगोसिएशन का बिहेवियर है उसको देखने के बाद, अमरीकी मिलिट्री बिल्डअप को देखने के बाद और रशिया की जानिब से जो वार्निंग और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ईरान को मौसूल हुई है उसको देखने के बाद ईरान ने एक नई जंग की मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो IRGC के साथ लिंक मीडिया है, उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया है कि ईरान ने इस वक्त जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। और बिल्कुल ये बात ईरान में इसको मान लिया गया, यानी इस बात को असेस कर लिया गया है कि वो एक और जंग ही की तरफ जा रहे हैं। वो सेकंड राउंड ऑफ निगोसिएशंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि सेकंड राउंड ऑफ मिलिट्री अटैक ही की तरफ जब वो जा रहे हैं। और इसकी भरपूर तैयारी ईरान के अंदर कर ली गई है। जो स्टॉक पाइल्स हैं उनको रीफिल किया गया है, मिलिट्री ड्रिल्स जब उस वक्त की जा रही हैं, नए टारगेट लिस्ट जो है वो बना लिए गए हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो ट्रंप की बातें हैं उससे भी ये बिल्कुल वाज़े मालूम होता है कि सूरत हाल की तरफ जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि हमने इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए अपने जो स्टॉक्स हैं उनको भर लिया है, यानी स्टॉक्स को जब वो रीफिल कर लिया, तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़े है। और जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो ये कह रहा है कि किसी भी वक्त हम हमले के लिए तैयार हैं। जब मुज़ाकरात करने होते हैं तो इस तरह के बयानात नहीं दिए जाते हैं कि मुसलसल आप देखें कि नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है। तो ये ऐसे ही होता है ना कि जब आपने हमला करना होता है तो आप एक जस्टिफिकेशन घड़ रहे होते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स जब वो जारी कर रहे होते हैं, तो ये एक मामला जो है वो जंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अब ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट ईरान ने खुद ये बताया, जैसे तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, ये IRGC के साथ रिलेटेड मीडिया है, उन्होंने और बाकियों ने रिपोर्ट किया है कि ईरान हैज़ कंसीडर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू वॉर ब्रेकिंग आउट एज अ हाईली लाइकली सिनेरियो। ईरान के अंदर जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं उसके अंदर उन्होंने वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिस इज हाईली लाइकली कि हमला होने जा रहा है। ये उन्होंने इसका नतीजा निकाल लिया, ये असेसमेंट उनकी सामने आ रही है। अब ये ऑफिशियल है, यानी कि और ईरान ने कुछ मिलिट्री डील्स किए हैं और वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से ईरान जब मुसलसल जंग की तैयारी साथ साथ कर रहा था, ज़ाहिर है वो अमेरिका के ऊपर कोई एतबार तो नहीं करते हैं, तो पिछले 2 हफ्तों से वो भी अपनी साथ साथ जो तैयारियां हैं, जो गैप्स हैं उनको रीफिल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर चाइना से, रशिया से, नॉर्थ कोरिया से और कहां से जो कार्गो प्लेन्स हैं वो आ रहे थे। ज़ाहिर है जो बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कंपोनेंट्स और ये सारा वो वेपन जब उनको आ रहे होंगे। और न्यू लिस्ट ऑफ टारगेट्स जो हैं वो ईरान ने तय कर लिए हैं, रीजन के अंदर भी और इसराइल के अंदर भी। ये दूसरा राउंड जो है वो बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाला है। ईरान इज रेडी टू अनलीश अ न्यू हेल ऑन इजरायलीज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट ऑफ द पोटेंशियल वॉर। वो कह रहे हैं कि हम पहले मोमेंट से ही, जंग के आगाज से ही हम हेल ओपन कर देंगे। बार बार ये ट्रंप अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो अब ईरान ने जवाब में वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम जंग के आगाज के पहले लम्हे ही से, और अब आप देखें कि जो अभी जंग हुई है तो 70 मिनट बाद ईरान ने रिस्पॉन्ड कर दिया था और इनको बहुत सरप्राइज दिया। अमेरिकी अड्डों पर अटैक किया, फिर इजराइल में अटैक किया, सो ऑन, वो सारा आपने देखा। 70 मिनट के अंदर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया और वो लड़ किस तरह था, इस प्लेनेट अर्थ की 2 सबसे बड़ी एयर पावर्स उस पर हमलावर थी और उनकी तमाम टॉप लीडरशिप जब वो शहीद हो चुकी थी, उसके बावजूद 70 मिनट में रिस्पॉन्ड किया और 40 दिन तक इस तरह की जंग लड़ी कि रोज ईरान ही एस्केलेट कर रहा था, रोज ईरान ही जंग को सस्टेन कर रहा था और एस्केलेट करता चला जा रहा था। रोज उनके ही टारगेट्स जो हैं वो जाकर ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे थे। इनके पास तो टारगेट लिस्ट ही खत्म हो गई थी 72 घंटों के बाद। इनके पास तो कोई टारगेट ही नहीं था कि हमने करना क्या। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है कि 9 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक ट्रंप ने कोई 50 दफा यह कहा कि जंग खात्मे के करीब है। 9 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक, यह अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट है। तो उनके पास तो कोई टारगेट ही नहीं था, वो तो फिर इधर उधर जब बम गिरा रहे थे। तो दूसरी खबर आप देखिए कि ईरान अफर्म्स इट्स रेडीनेस इन द इवेंट ऑफ रीन्यूड वॉर अपॉन द एंड ऑफ द सीज फायर। चूंकि 24 घंटों में ये सीज फायर खत्म होने जा रहा है और अभी कोई एक्सटेंशन की कोई खबर जो वो आई नहीं है। वैसे भी आप देखिए कि ये सीज फायर जो है ये इनका कोई मतलब है ही नहीं। सीज फायर के चंद घंटों के बाद ही इसराइल ने तो लेबनान पर बमबारी शुरू कर दी। तेहरान ने पिछले 2 हफ्तों में भरपूर मिलिट्री प्रिपरेशंस की हैं
और ईरान ये कह रहा है कि उन्होंने नई कैपेबिलिटीज है वो भी हासिल की हैं। इट विल रिस्पॉन्ड विद फोर्स एंड रिजॉल्व इन द इवेंट ऑफ रेज्यूम्ड कॉन्फ्लिक्ट। अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो बड़ी ताकत के साथ हम जवाब देंगे। एक और ईरानी मीडिया, ईरान इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रेज्यूमिंग द वॉर, यानी ईरान कंक्लूड कर चुका है, ईरान ये नतीजा निकाल चुका है कि हमला होने जा रहा है, एक बार फिर जंग शुरू होने जा रही है और ईरान उसके लिए भरपूर अंदाज के अंदर तैयार है और नए सरप्राइजेस तैयार कर चुका है। ईरानी मीडिया हैज प्रिपेयर्ड न्यू सरप्राइजेस, इसराइल और अमेरिका के लिए ईरान नए सरप्राइजेस तैयार कर चुका है और 40 दिनों में ईरान ने बहुत सारे सरप्राइजेस इनको दिए हैं, तो वो दे सकता है सरप्राइजेस इनको फॉर द पोटेंशियल अपकमिंग राउंड ऑफ फाइटिंग। पोटेंशियल अपकमिंग राउंड ऑफ फाइटिंग, हम निगोशिएशन के राउंड की तरफ नहीं जा रहे हैं जो कि एट द सेम टाइम उसकी कोशिशें जारी हैं, बट असल बात यह है कि जो ये फैसला अमेरिका को करना था कि वो इजरायली एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को रोकेगा या नहीं रोकेगा। रोकेगा तो फिर यहां पर मुआहदा करना है, नहीं रोकेगा तो एक और जंग करनी है, क्योंकि फिर आप तबाह करेंगे ना, सबको खत्म करेंगे तो ही इजराइल का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जब आगे बढ़ेगा। सो फिलहाल उन्होंने वही फैसला किया है इजराइल के एक्सपेंशन का। लेकिन अब जब जंग शुरू होगी उसके बाद फिर ईरान का रवैया कितना बदल चुका होगा, वो निगोशिएशन टेबल पर आएंगे नहीं आएंगे, इसकी फिर कोई गारंटी नहीं है। एंड अगेन ज़ाहिर है इस नए राउंड में जो न्यूक्लियर का खतरा है वो पहले से कहीं ज्यादा होगा। ईरान इज रेडी टू क्रिएट अ हेल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेकेंड ऑफ द पोटेंशियल रिटर्न टू, पहले सेकेंड से ही हम इन पर बहुत कहर बनकर टूटेंगे। अब यूं समझ लीजिए, ईरान मिलिट्री रिजेक्ट ट्रंप मिस इंफॉर्मेशन अंडरलाइंस रेडीनेस, ये सारी जो मिस इंफॉर्मेशन ये फैला रहा है और इसको रिजेक्ट करते हैं और मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, अब दुनिया की सांस अटकी हुई है, दुनिया ने सुख का सांस लिया कि जिस दिन ये सीज फायर हुआ, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला, दुनिया की जान में जान आई, और जिस दिन सीज फायर हुआ और फिर अगले 2-3 दिन ये बिल्कुल बात वाज़ेह थी कि अमेरिका दोबारा इस जंग में कभी नहीं आएगा, यानी इस अंदाज में नहीं आएगा कि लॉजिकली वो बनता नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हम आपको बताते रहे कि जब वो जंग इसको एक रिलीजियस वॉर देख रहे हैं तो फिर रिलीजियस वॉर में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, फिर वो बस लड़ाई होती है, उसमें फिर वो होशोवास में फैसले नहीं कर रहे होते। खास तौर पर जब ऐसी ताकतें हों जिनके सामने मोरालिटी कुछ है ही नहीं, जिनके सामने दुनिया का अमन, दुनिया की इकोनॉमी कुछ माने नहीं रखती, दुनिया का सुकून चैन कुछ माने नहीं रखता, जिन्होंने अभी गजा में जेनोसाइड की है, तो उनसे अब क्या तवक्को रखेंगे। बहरहाल अगेन अमेरिका को इस जंग में कुछ हासिल नहीं होगा, ये 40 दिन में उसको सीख जाना चाहिए था, इसलिए अमेरिका में बड़े मुजाहरे भी हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब देखिए कि दुनिया इस वक्त शदीद परेशान है। यूरोपीय यूनियन की स्टेटमेंट जब जारी हुई है, यूरोपीय यूनियन ने वार्न किया है consequences will be catastrophic for Europe and world। अगर ये दोबारा जंग शुरू होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद रहता है, तो यूरोप और दुनिया के लिए बहुत तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। कतर ने कहा है कि हम क्लोजली फॉलो कर रहे हैं सूरत हाल को और हम ये नहीं चाहते कि अमेरिका और ईरान के दरमियान निगोशिएशन फेल हो। देखना, अभी तक अमेरिकन डेलीगेशन नहीं पहुंचा है पाकिस्तान, तो 24 घंटे रह गए सीज फायर के खात्मे के अंदर, और जब आ भी जाएंगे तो फिर बात क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो कतर ये कह रहा है कि हम किसी सूरत नहीं चाहते कि ये डिप्लोमेसी फेल हो, और हम क्लोजली सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। ये काफी ज्यादा तबाहकुन जब रीजन और दुनिया के लिए साबित होगी एक और जंग। अच्छा, बड़ा वाकया ये हुआ है कि बेल्जियम बड़ा अहम तरीन मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में, ब्रसल। बेल्जियम ने कंडेम किया है इजरायली अटैक्स को लेबनान के अंदर, और बेल्जियम ने अब यह कह दिया है कि इजराइल के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है उसको अब रिव्यू किया जाए। एक अहम तरीन मीटिंग भी इसी वीक होने जा रही है। इससे पहले स्पेन ये कह रहा है कि भाई ये रिव्यू किया जाए इस एग्रीमेंट को, इजराइल के साथ ये मुआहदा सस्पेंड किया जाए। कोई ऐसा इकदाम ही यूरोप को उठाना पड़ेगा तो ही इजराइल को लगाम डाली जा सकती है, खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज बेल्जियम का सामने आना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि लेबनान की सूरत हाल जो वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है, इजराइल के वहाँ पर जाकर हमले करना, और हमें रीअसेस करना होगा यूरोपीय यूनियन और इजराइल के जो रिलेशंस हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रीअसेस करने का जब वक्त आ गया है। एंड द इजरायली रजीम अहेड ऑफ अ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन लग्जमबर्ग के अंदर
जर्मनी और फ्रांस के दरमियान एक सिटी है, एक मुल्क है, तो वहां पर ये यूरोपीय यूनियन की मीटिंग होने जा रही है। तो स्पेन भी कह रहा है, अब बेल्जियम भी कह रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि हमें हिजबुल्लाह को कंडेम करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लेबनान को जंग में ड्रैग किया जा रहा है, जिस तरह से इसराइल के डिसप्रोपोर्शनिएट और इनडिस्क्रिमिनेट रिस्पॉन्स हैं, वो काबिल कबूल नहीं है। तो बात यह है कि हिजबुल्लाह तो फिर कंडेम करते रहें, हमास को कंडेम करते रहें, ईरान को कंडेम करते रहें, उससे अमन का रास्ता तो नहीं निकलेगा। क्योंकि आपने एक झूठों का पलंदा है जो अपने सर के ऊपर डाला हुआ है कि जी ईरान जिम्मेदार है, रेजिस्टेंस जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है अगर उसका तयन नहीं किया जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, उसकी वेपन सप्लाई को नहीं रोका जाएगा, तो जाहिर है फिर जंगें चलती रहेंगी। और उससे अब यूरोप देख रहा है कि उनको भी नुकसान होगा। तो ये झूठ का पलंदा, ये झूठ का पलंदा अपने ऊपर पहनना है तो पहनते रहें, इसमें क्या मसला है। नुकसान फिर उसमें होगा, लेकिन अमन का रास्ता यही है कि वो आइडेंटिफाई करें कि जिम्मेदार कौन है और फिर उसको रोकें। तो अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराएं, वो ईरान को जिम्मेदार ठहराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूरोपीय मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि पोप लियो और ट्रंप के दरमियान जो एक कन्फ्रंटेशन है, तो उसकी एक बड़ी वजह पोप का इंग्लिश स्पीकिंग होना भी है। मतलब एक वैसे उन्होंने एक एंगल जो डिस्कस किया है कि जो पोप होता है वो जो रिवायती तौर पर जो पोप्स होते हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन चूंकि ये अमेरिका ही से हैं, इनका ताल्लुक अमेरिका से है, सो ये जो भी बात कर रहे हैं, इससे पहले जो पोप बात करते हैं वो और लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन चूंकि वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो अमेरिकन ऑडियंस तक बात जो है वो डायरेक्टली पोप की पहुंच रही है कि ट्रंप गलत कर रहा है, ये कोई जस्ट वॉर नहीं है। तो इसलिए भी ट्रंप इंतजामिया को बहुत ज्यादा मसला है कि भाई अमेरिकन ऑडियंस तक तो बरह रास्त इनकी जब बात पहुंच रही है। इसके अलावा फिर इससे पहले होता था कि इंटरप्रेट किया जाता ना, तो फिर वो बात उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, जो ओहद बराक है इसराइल का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, ये कह रहा है कि इसराइल कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सका, बल्कि ये ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है अमेरिका के ऊपर। यानी अब हमारा सर्वाइवल ही अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो गया। इस सूरत हाल के अंदर हम जा रहे हैं। लॉन्गेस्ट वॉर इसराइल की हिस्ट्री की, और इसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स हमने हासिल नहीं किए। 7 अक्टूबर से ये शुरू हुई है और ईरान जंग भी उसी जंग का हिस्सा है। कोई ऑब्जेक्टिव्स हमने इसमें हासिल नहीं किए। हमास गजा में मौजूद है, हिजबुल्लाह लेबनान में मौजूद है, और यमन मौजूद है, और ईरान ज़ाहिर है बड़ी ताकत के साथ मौजूद है, जिसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ईरान को सबड्यू हम नहीं कर सके, उसको झुका नहीं सके, और अमेरिका और इसराइल ने ज्वाइंट अटैक किया, फिर भी हासिल उसूल कुछ ना हुआ। तो हमने एक लंबी तरीन जंग भी लड़ी, अपना इमेज भी डैमेज किया, और हासिल भी कुछ नहीं किया। ये उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो वो कह रहा है। अच्छा, मैं आपके सामने बड़ी स्पेशल रिपोर्ट रखने जा रहा हूं फॉरेन पॉलिसी की। बड़ा दुनिया का एक बड़ा जरीदा है, सो फॉरेन पॉलिसी ये लिख रहा है कि ये जो ईरान की जंग है, ये ऑलरेडी जो अमेरिकी लेड ग्लोबल ऑर्डर है उसका खात्मा कर रही है। जो अमेरिका की दुनिया में हेजेमनी है, अमेरिकी लेड ग्लोबल ऑर्डर है, उसका खात्मा कर रही है ये जंग। और यानी ये रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये कि जंग में कोई अचीवमेंट नहीं हुई बल्कि नुकसान हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक बार फिर जंग करने जा रहे हैं टू री इन्फोर्स देयर ग्लोबल ऑर्डर, टू डोमिनेट द रीजन, ये इसका नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि एक और राउंड का नतीजा ये निकलेगा कि जो इनका ग्लोबल ऑर्डर है वो बिल्कुल फारिग होने वाला है, जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है 40 दिन की जंग से। और इसमें उन्होंने तमाम डायमेंशंस इसमें लिखी हैं कि उसकी वजह क्या है। कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं है। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जंग को समझने की कि ये मत देखेंगे इसका कितना नुकसान हुआ बैटलफील्ड में और इसका कितना हुआ। इस तरह तो फिर अमेरिका के चंद त्यारे गिर गए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा, $100 मिलियन का त्यारा गिर गया तो। और कैजुअलिटीज देखें तो अमेरिका के 13 फौजी मारे गए हैं, ईरान के हजारों हैं, हजारों कैजुअलिटीज उनकी हुई हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज ईरान का बहुत ज्यादा है। तो फिर आप ये कैसे कहेंगे कि अमेरिका फातेह है, और यानी सॉरी आप कैसे कहेंगे कि ईरान फातेह है जब नुकसान ही उनका ज्यादा है। तो इसको आप बैटलफील्ड के जो मामलात है ना उसमें जो डायरेक्ट लॉसेज हैं उससे कैलकुलेट इसको नहीं कर सकते।
असल बात यह है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज बियॉन्ड द बैटलफील्ड हैं, उस अंदाज में इसको जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तेजी के साथ अमेरिकी लेड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसका जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो रहा है, रादर देन री इन्फोर्सिंग। यानी इस जंग के जरिए वो अपने ऑर्डर को री इन्फोर्स करना चाहते थे, लेकिन वो खत्म हो रहा है। फ्रिजाइल सीज फायर है, दोबारा किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, और जो इमीडिएट कॉस्ट आएगी इस जंग की वो ऑलरेडी एविडेंट है, यानी ऑलरेडी वाज़ेह है कि ये जंग कितनी महंगी साबित होगी। एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, ये आईएमएफ जब वो वार्न कर रहा है। जो अमेरिका के ऊपर मिलिट्री और इकोनॉमिक बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो खर्चा इनका 40 दिनों में हुआ है, $2 बिलियन ये रोज अपना खर्चा करते रहे, उसका बिल अभी कांग्रेस के पास जाना है। और फिर जो सिविलियन की डेथ्स हुई हैं ईरान में, उसका जो ज़ाहिर है एक अमेरिका को उसकी इमेज का डैमेज हुआ है कि आप स्कूलों पर अटैक कर रहे हैं, ये सारा। और अमेरिका ने जो ये रूल बेस्ड ऑर्डर बनाया जो कि हमेशा से ही क्वेश्चनेबल था, इराक की जंग आप देखें, बाकी जंगें देखें, ये ऑलरेडी क्वेश्चनेबल था, लेकिन ईरान की जंग ने तो रही से ही कसर भी निकाल दी है कि आपने ना यूएन में गए, ना कहीं और गए, ना किसी का कंसेंसस है, और आप जो है वो चढ़ दौड़े। तो वो असूल जो इन्होंने खुद बनाए थे कि मुल्कों की सुवरेनिटी होगी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होगी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होगी, वो इन्होंने खुद खत्म की और नॉर्मलाइज कर दिया यूज ऑफ फोर्स को, जो खुद इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ऐसा नहीं होगा। सो यूएस लेड जो ग्लोबल ऑर्डर है वो ये खुद डैमेज कर रहे हैं, कर चुके हैं, और मजीद तेजी के साथ करते चले जा रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज अमेरिका वापस अपने कंट्रोल में नहीं ले सका। इससे अमेरिका की जो ताकत है वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई है कि आप एक रास्ता तक जाकर नहीं खुलवा सकते, और फिर उसका जो इकोनॉमिक डैमेज है वो अलग है। फिर इसका एक और कॉन्सिक्वेंस ये आ रहा है कि जो अलायंस हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो डैमेज हो रहे हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन है, जिसमें गल्फ है। अब यूरोपीय यूनियन जो है वो अपनी रिलायंस अमेरिका के ऊपर ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहा है, वो एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी चाहता है, अमेरिका के ऊपर रिलायंस ख़त्म कर रहा है। और इसी तरह जो बाकी इनके इत्तेहादी हैं, जैसे अब जापान अपनी पॉलिसी बना रहा है, साउथ कोरिया भी सोच रहा है। अभी आज साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो रोक दी है, रिस्ट्रिक्ट कर दी है। ऑस्ट्रेलिया और जापान का मुआहदा हुआ है वॉरशिप्स के हवाले से। तो फिर इस जंग के अंदर जो स्टॉक पाइल है वो रिड्यूस हुआ है, अमेरिका का मिलिट्री एग्जॉस्ट हुई है। तो रेजिंग डाउट्स अबाउट अमंग की रीजनल अलाइज अबाउट यूएस रिलायबिलिटी, कि भाई साउथ कोरिया और जापान वाले सोच रहे हैं कि, और ताइवान वाले सोच रहे हैं कि चाइना के खिलाफ हमें और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हमें अमेरिका क्या बचा सकता है। गल्फ वाले सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका हमें बचा सकता है। तो अमेरिका की जो ताकत का इंप्रेशन था, जो रिलायबिलिटी थी, गल्फ सोचते थे कि अमेरिका बैठा हुआ है तो बस सब ठीक है, सब हमारे कंट्रोल में, और ये वो सारा जाता रहा। ये कई डायमेंशन में, यानी जो एम्पायर की एक डायमेंशन है, अलायंसेज, मिलिट्री इंप्रेशन, इकोनॉमी, वो सब के सब डैमेज हो रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि जंग का मकसद ईरान को आइसोलेट करना था, कि इसको अकेला करके मारेंगे। नतीजा यह निकला कि ईरान तो आइसोलेट नहीं हुआ, बल्कि ईरान के इत्तेहादी और ज्यादा उसके करीब हुए। रशिया और चाइना की कम्युनिकेशन भी बढ़ी आपस में, और रशिया और चाइना की ईरान के साथ कम्युनिकेशन जो है वो और सपोर्ट है, दोनों बढ़ी हैं। बाकायदा इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जब ईरान को दी जा रही है। आपको याद होगा रशिया और चाइना दोनों ने वीटो किया बहरीन की जो करारदाद लाई जा रही थी अमेरिका की मदद से ईरान के खिलाफ। वगरना तो ये करते हैं ये मुल्कों के साथ, उनको तबाह भी करते हैं, उनके लोगों को भी मारते हैं, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादे भी उन्हीं के खिलाफ लेकर आते हैं। ये तमाशा दुनिया में चलता रहा है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटकम जो इस जंग की आ रही है वो कह रहे हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। अमेरिका की जो ग्लोबल अथॉरिटी है वो डैमेज हो रही है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका खुद है, क्योंकि ये अमेरिका ही की चॉइसेस हैं कि उसने इस जंग में जाना था। सो अमेरिका ने अपनी चॉइस से जिस रास्ते पर वो चला है उसने अपने आप को जब डैमेज किया है। ग्लोबल अथॉरिटी अमेरिका की डैमेज हो रही है। और अगर दोबारा जंग छिड़ती है, मामलात और आगे बढ़ते हैं, जियोपॉलिटिकल इफेक्ट्स आर ऑलरेडी रीशेपिंग अलायंसेस, मार्केट्स एंड ग्लोबल पावर बैलेंस। ये फिनोमेना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर एक और जंग की
तो ये फिनोमेना तेज हो जाएगा, यानी इसी डायरेक्शन में मामला बढ़ेंगे। इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेंगे कि अमेरिका की ग्लोबल अथॉरिटी और मजबूत होगी, बल्कि ये जो फिनोमेना शुरू हो गया है इसी डायरेक्शन में मामला आगे बढ़ेंगे। तो इसके अलावा इसके बावजूद वो एक और जंग करने की सोच रहे हैं। जर्मन चांसलर ने पहले ईरान की बात की, अब वो क्यूबा की भी उन्होंने बात कर दिया। उन्होंने कहा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्यूबा पर मिलिट्री इंटरवेंशन करने की। और जापान ने अपना जो वेपन एक्सपोर्ट है उसके रूल्स को बहुत नरम कर दिया है और वो ज्यादा से ज्यादा लीथल वेपन जो वो सेल कर रहे हैं इस वक्त, चूंकि अमेरिका का काफी ज्यादा सप्लाई गैप पैदा हो गया है यूरोप के लिए, बाकियों के लिए। तो अब देखना कि अमेरिका मेजर वेपन सप्लायर था, उसकी सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, वो सारे समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता था, डिप्लोमेटिकली सबसे ज्यादा पावर उसके पास थी, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सब, वो सारी की सारी जब डैमेज हो रही है। ये फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट है। खैर, ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राय सुरगा करें, अल्लाह हाफिज़।